टॉप 5 स्टॉक्स ऑफ ज्वेलरी सेक्टर। ज्वेलरी सेक्टर जो भी अच्छा खासा टूटा पड़ा हुआ है, इवन उसके कुछ शेयर्स तो 60% तक क्रैश हुए पड़े, 60% तक। तो क्या ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप है? देखो, जब भी कोई सेक्टर स्पेसिफिकली इतना ज्यादा टूटता है ना, तो उसको एनालाइज आपको याद रख के करना चाहिए। रीजन बिहाइंड इट, कभी कभार ये अपॉर्चुनिटी भी होती है, कभी कभार ट्रैप भी होती है। बट मेनली आप सोचो, कोई भी चीज अगर आपको जनरली मार्केट में 100 रुपए की मिलती है, कोई भी आप अगर कोई चीज लेने गए, पर किसी दिन मार्केट में सेल लगी हुई और वो चीज 40 रुपए की मिल रही है, वो सेम का सेम आपको कोई कपड़ा लेना है, कुछ भी लेना है, 40 रुपए का मिल रहा है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती नहीं होती है। लोग बाग कभी कभार क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर जो चीज क्रैश हुई हुई होती है, 40 रुपए की मिल रही होती है, जो जनरली 100 रुपए में मिलती है, तो लोगों को लगता है अच्छा अच्छा ले लो। पर जैसे 40 की, लोगों को लगता है खराब है नहीं लेना नहीं ना। तो आपको उस वक्त एनालाइज करना चाहिए कि असली के अंदर ये चीज खराब है या फिर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये चीज आपको देखनी चाहिए। हर चीज से आपको डरना नहीं चाहिए स्टॉक मार्केट में, पर डरना सही भी होता है, बट प्रॉपर एनालिसिस आपको करना चाहिए वहां पर। तो चलिए आइए अपन शुरू करते हैं कि ये ज्वेलरी सेक्टर के साथ हुआ क्या है। क्या ये शॉर्ट टर्म के अंदर क्रैश हुआ है, लॉन्ग टर्म में क्रैश हुआ है, या फिर इसकी अपॉर्चुनिटी है भी है, वापस रिकवर होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करते हैं। पर बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर किसी ने वीडियो लाइक नहीं कर तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एंड दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशन पर्पस, नॉट एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस। सबसे पहले ज्वेलरी सेक्टर क्रैश क्यों हुआ? वैसे तो आपको पता होगा ज्वेलरी सेक्टर के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। हमारे 10 मई को अंदर भाइयों और बहनों करते हुए प्रधानमंत्री जी आए थे, और प्रधानमंत्री जी ने हमारे रिक्वेस्ट करी, हमारे इंडिया की, भारत की जनता से, कि आप लोग 1 साल तक जितनी भी आपकी गोल्ड की रिक्वायरमेंट है, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह आप कुछ भी मत खरीदो। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि हम लोग गोल्ड को बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट करने की वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर पे करना पड़ रहा है, और इंडिया के पास इतना ज्यादा फॉरेक्स का रिजर्व अभी बचा नहीं है। वी आर इन क्राइसिस। तो इसलिए गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी है कि भाई फॉरेन रिजर्व बचाने के लिए एक बार आप मत खरीदो। तो उस दिन, जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ था, अगले दिन शेयर की प्राइस जितनी भी थी ज्वेलरी की, बहुत बुरी टूटी थी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने सेम इसी के लिए पॉलिसी भी लगा दी कि इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दी। पहले जो गोल्ड सिल्वर अपन इंपोर्ट करते थे उस पर 6% की ड्यूटी लगती थी, उसको इंक्रीज करके गवर्नमेंट ने 15% तक कर दिया है। सेस वगैरह बढ़ा के मतलब नेट 6 से 15% तक हो गई है। तो ये दो चीजें ऐसी हुई है जिसकी वजह से शेयर की प्राइस अच्छी खासी टूटी है। अब आप सोचो, क्या ये परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है? पहले एक ये चीज समझो, आप खुद एक बार चीज देख सोचने को सुनो। पहली बात तो गवर्नमेंट ने भी, मोदी जी ने भी ये नहीं बोला है कि आप लाइफ टाइम कभी गोल्ड खरीदो ही मत, और पॉसिबल भी नहीं है। उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी कि 1 साल तक मत खरीदो। दूसरी बात, जब गवर्नमेंट ने मतलब ये रिक्वेस्ट करी थी मत खरीदो, उसके बाद गवर्नमेंट की ये कुछ कुछ गोल्ड की प्राइसेस इंक्रीज भी हुई थी, कुछ ईटीएफ पे प्रीमियम चलने लग गए थे। रीजन बिहाइंड इट, लोगों को पता था जो उनको करने के लिए बोलते हैं, लोग बाग उसका अपोजिट करके चीजें ज्यादा ही खरीदते हैं, क्योंकि उनको लगा था अब मोदी जी ने मना करा है मत खरीदो, इसका मतलब प्राइसेस इंक्रीज होने की चांसेस है गोल्ड की, तो इसलिए लोगों ने गोल्ड और ज्यादा खरीदा था। और उसके बाद भी अगर अपन मानते चलो मोदी जी ने रिक्वेस्ट करी है नहीं खरीदो, तो अब अपन देखते हैं कि कितनी जो भी एनालिस्ट वगैरह उनकी क्या रिपोर्ट है, एनालिस्ट वगैरह ने, रिसर्चर ने क्या बोला है। सिंपल चीज ये, इंडिया के अंदर सब एनालिस्ट का ये बिलीव है कि इंडिया के अंदर गोल्ड की डिमांड इनवेटेबल है। मतलब आप एक तरह से देखो कि गोल्ड की डिमांड कभी भी कम नहीं हो सकती इंडिया के अंदर। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए गोल्ड की डिमांड डिले हो जाए, कि मुझे आज कोई चीज खरीदनी है, मैं मोदी जी की बात मान लेता हूं, आज नहीं खरीदूंगा, कुछ टाइम बाद खरीदूंगा, पर अवॉइड तो नहीं हुई ना। कुछ टाइम डिले हो सकती है पर अवॉइड नहीं हो सकती। इंडिया के अंदर आप, यू कांट बिलीव, शायद आपको लोगों को पता भी होगा कि जितनी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर गोल्ड है, उसमें सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में गोल्ड है? अगर मैं देखूं, मतलब इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट रिजर्व के अलावा सबसे ज्यादा जो इंडिया के अंदर वुमेन्स है, उनके पास जो ज्वेलरी है, उनके पास सबसे ज्यादा गोल्ड है इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड में अगर कंपेयर करूं तो यहाँ पर। तो इसलिए इंडिया के अंदर चाहे मैरिज हो, कोई भी फेस्टिवल हो, धनतेरस हो, हर जगह गोल्ड की डिमांड अच्छी खासी। इंडिया में गोल्ड का कंजम्पशन बहुत हैवी लेवल पे है, वो कभी कम नहीं होगा। तो जैसे मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट करा, कुछ पॉलिसीज लाई, उस वजह से अच्छी चीज हुई कि जितने भी ज्वेलरी सेक्टर अगर ओवर वैल्यू चल रहे थे, उन सबकी वैल्यूएशन करेक्ट हो गई, तो एक अपॉर्चुनिटी शायद इन्होंने वापस से दे दी। अब उसके बाद भी अगर आप देखोगे, जो लास्ट का साल गया है स्टॉक मार्केट का, वो लोगों के लिए इतना अच्छा गया नहीं है, वो कंपनीज वगैरह किसी के लिए भी, क्योंकि इकोनॉमी वगैरह सही चल नहीं रही थी। उसके बाद भी ज्वेलरी कंपनीज ने जब अभी रिपोर्ट करी अपनी अर्निंग्स वगैरह, ऑल टाइम हाई अर्निंग रिपोर्ट करी, कि उन्होंने पिछले साल भी इतना अच्छा कमाया है उन्होंने। तो ये चीज, मतलब इतना सब कुछ खराब होने के बाद भी उनके ऑपरेशनल रिजल्ट बहुत ज्यादा सॉलिड आए थे। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें तो अपन, ये सेक्टर तो ग्रोइंग है, ज्वेलरी सेक्टर ऐसा नहीं हो सकता कि खत्म हो जाए कभी भी, तो सेक्टर वाइज तो एक ग्रोइंग है। पर अगर आप शॉर्ट टर्म देखो कि शॉर्ट टर्म के अंदर भी क्या होने वाला है, तो हो सकता है एक आधा क्वार्टर किसी का खराब जाए, एक आधा क्वार्टर, क्योंकि अभी मोदी जी ने रिक्वेस्ट करी हुई है। शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी चल सकती है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर तो इसके अंदर सही है, मतलब ये सेक्टर तो सही है। बाकी कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस मेरी तरफ से नहीं है, बस मैं एक सेक्टर, एक ओवरव्यू, एजुकेशन पर्पज से अपन आज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं अपन इस सेक्टर के अंदर कौन कौन सी 5 कंपनी है, 5 स्टॉक्स है जो डील करते हैं, अपन उनकी बात करते हैं। और जो अपन स्टॉक्स डिस्कस करने वाले, दीज विल बी जस्ट फॉर एन एग्जांपल एंड एजुकेशन पर्पस, दोस विल नॉट बी एनी बाय और सेल एडवाइस। चलिए आइए बात करते हैं कौन कौन सी कंपनी जो डील करती है।
पहली कंपनी अपनी कल्याण ज्वेलर्स जो जैन 25 से लेके मई 26 तक मतलब एक साल ऑलमोस्ट 67% तक टूट चुका है केवल ये शेयर। क्या कंपनी के फंडामेंटल में कोई इश्यू नहीं, कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, अभी अपन बात करेंगे उसके। इवन इंडिया का जो सेकंड लार्जेस्ट ज्वेलरी रिटेलर इंडिया का वो ये, इसके इंडिया के अंदर 700 प्लस स्टोर है, प्लस उसके मिडल ईस्ट के अंदर भी स्टोर है, मतलब ये इंडिया के बाहर भी ऑपरेट करता है। कंपनी के फंडामेंटल रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोइंग चल रहे हैं। जैसे अगर मैं क्वार्टर 4 के रिजल्ट की बात करूं, क्वार्टर 4 के अंदर 66% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है इसके रेवेन्यू की। क्वार्टर 4 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो 118% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। इबिडा मार्जिन 7% से इबिडा मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 21% अच्छा चल रहा है। पी रेशियो अंडर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 47 चलता है, इसका 26 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.97, बस एक डेट थोड़ा कंसर्न वाला पॉइंट है, डेट थोड़ा सा ज्यादा है, सच बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा ज्यादा तो डेट है, एक ये वाला कंसर्न पॉइंट। तो मतलब सब कुछ कंपनी में जब अच्छा चल रहा है तो प्राइस करेक्ट हुई। ये कहानी है पिछले साल की, जब पिछले साल कुछ लोगों ने रूमर्स फैला दी थी, अफवाह फैला दी थी कि भाई कंपनी के अंदर इनकम टैक्स वगैरह की रेड पड़ी है, ईडी वगैरह की रेड पड़ी है, तो उसके बाद लोगों को पैनिक में आ गए, और पैनिक में आने के बाद लोगों ने शेयर की सेलिंग शुरू कर दी। पर बाद में मैनेजमेंट ने क्लेरिफाई करा है बिल्कुल बेसलेस रूमर थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो सब कुछ सही था। उसके बाद एक और चीज यहाँ पर कंपनी के अंदर हुई है कि अभी रिसेंटली यहाँ पर मेन दिक्कत अभी ये हुई कि मॉर्गन स्टैनली का एक एमएससीआई का एक जीएसआई इंडेक्स है, मतलब एमएससीआईसी का ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स है, कि उसमें कंपनीज की टॉप कंपनीज की लिस्ट निकाली हुई है इंडिया और वर्ल्ड वाइड की। इंडिया और वर्ल्ड वाइड लॉन्ग टर्म के अंदर ग्रोथ एंड स्टेबल कंपनी कौन सी है, बड़ी कंपनीज की लिस्ट, जहां पर कुछ लोग आंख बंद करके पैसा डाल देते हैं क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की वो लिस्ट है। तो इस लिस्ट में पहले कल्याण ज्वेलर्स आता था, पर कल्याण ज्वेलर्स पे इन्होंने 29 में से इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया कल्याण ज्वेलर को, 29 में जो अभी आने वाली है, तो 29 मई तक आपको एक बार इसको वॉच करना चाहिए। रीजन बिहाइंड इट, क्या कंपनी में कुछ खराब चल रहा है? नहीं, कंपनी में कुछ खराब नहीं चल रहा। एक्चुअली जो शेयर की प्राइस इसकी इतनी क्रैश हो गई थी पहले ही, तो वो क्रैश होने की वजह से, शेयर की प्राइस कम होने की वजह से इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी डिक्रीज हुई थी। और कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्योंकि ज्यादा डिक्रीज हो गई, तो इस लिस्ट की कुछ रिक्वायरमेंट है कि कंपनी की मिनिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन तो इतनी होनी चाहिए इस लिस्ट में आने के लिए। तो अब वो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रही इस वजह से, बाकी कंपनी के फंडामेंटल में कोई भी इशू नहीं है। तो इस वजह से हो सकता है एफआईआई अच्छा खासा पैसा इधर से बाहर निकाल ले। तो एक बस ये वाली चीज है यहाँ पर, ये मेन चीज आपको देखनी चाहिए। बाकी कंपनी के फंडामेंटल में कोई इशू नहीं है। बाकी मैनेजमेंट का फ्यूचर ग्रोथ प्लान देखोगे तो मैनेजमेंट का कहना है 25 to 30% स्टोर ग्रोथ के लिए वो अभी है कि स्टोर ग्रोथ अभी स्टोर ओपन करने वाले। तो ये अपनी पहली कंपनी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। देन उसके बाद नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं। अपनी नेक्स्ट कंपनी है टाइटन लिमिटेड। टाइटन लिमिटेड जो अभी इंडिया का लार्जेस्ट लाइफस्टाइल रिटेलर है और इंडिया का भी सबसे बड़ा ज्वेलरी ब्रांड भी चल रहा है। ये टाटा ग्रुप का प्लेयर है, मतलब एक ट्रस्टेड, और इसका जो बैक एंड है बहुत ज्यादा सपोर्टेड है, मतलब जो इसकी होल्डिंग कंपनी है टाटा ग्रुप। 10 मई से इसका शेयर 10% से क्रैश हो चुका है। रीजन एक ही, मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट करी थी वो। बाकी इसके अगर आप ब्रांड की बात करोगे, तनिष्क इसका ज्वेलरी ब्रांड चलता है, जोया इसका लग्जरी ब्रांड के अंदर आता है ज्वेलरी के अंदर, मिया इसका अफोर्डेबल ब्रांड आता है जो ज्वेलरी के अंदर, जो आपने डायमंड ज्वेलरी वगैरह देखी होगी मिया की, जो अफोर्डेबल में बनाती है वो। बाकी फास्ट ट्रैक, टाइटन, आई प्लस सब कुछ इसी का ही है। तो ये एक डाइवर्सिफाइड भी, सबसे मेजर रेवेन्यू इसका ज्वेलरी से ही आता है, बाकी उसके अलावा भी इसका डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा खासा है। फंडामेंटल कंपनी के ग्रोइंग चल रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 32% चल रहा है। पी रेशियो इसका ओवरवैल्यूड चल रहा है, अभी इंडस्ट्री का चलता है 47, इसका चल रहा है 71। डेट टू इक्विटी 0.93, डेट इसका भी थोड़ा सा ज्यादा है, बट अगेन ग्रुप कंपनी, मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, एज वेल एज बैक एंड ग्रुप कंपनीज भी इसकी अच्छी है, तो इसको फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मैं बाकी फंडामेंटल की बात करूं, इसका रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह कैसे करूं, पिछले क्वार्टर कंपेरिजन में क्वार्टर 4 जो इस बार का है 80% रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 35% ग्रोथ हुई है। FY22 एमडी जो इसके अजय चावला, उन्होंने बोला कि FY22 हमारा लैंडमार्क ईयर, सबसे अच्छा ईयर गया, 75,000 करोड़ के साथ हमने क्लोज करा है। बट अब जो नेक्स्ट साल में भी हम अच्छे से उतरने वाले, पर थोड़ा सा क्वेश्चन हमको रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल इश्यूज ज्यादा है, ये इन्होंने खुद ने बोला था। बाकी इसके अंदर अगर आप अदर फैक्टर कंसीडर करोगे तो यूएई मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा ज्वेलर्स है जैसे दामस ज्वेलरी, उसने इसने टाइटन ने इसके 67% शेयर्स एक्वायर कर लिए दमस के, मतलब अभी यूएई मिडिल ईस्ट के अंदर भी उतर रहा है। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ज्यादा रोबस्ट है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन इसके पास जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो भी 1917 करोड़ के, मतलब 2000 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसके पास अच्छा खासा पड़ा है। तो इसकी ग्रोथ अगर ये चाहे तो कभी भी इस तरह से, मतलब कि एक्सपेंड इजीली कर सकता है। बट हाँ, हायर वैल्यूएशन है इसकी बहुत ज्यादा, पी रेशियो समझते हो, पर कुछ लोग इसको जस्टिफाई करते हैं क्योंकि ये टाटा ग्रुप का फ्लैगशिप है, तो इसलिए कुछ लोग इसको जस्टिफाई करते हैं। वो आपको एनालिसिस को करना पड़ेगा।
फिर अपन थर्ड कंपनी पे चलते हैं अपनी, दैट इज सेंको गोल्ड। सेंको गोल्ड जो सितंबर 24 से लेके मई 26 तक 52% क्रैश हुई है। सेंको गोल्ड इंडिया का एक ईस्टर्न इंडिया का बहुत ज्यादा डोमिनेंट ज्वेलरी प्लेयर है। जो ईस्टर्न इंडिया के अंदर अगर कोई रहता है, आप इस वीडियो देख रहा हो तो वो जानते होंगे, सेंको गोल्ड वहां पर मेजर पोर्शन वहां पर ही लेके बैठा है पूरे ईस्ट इंडिया का। जैसे स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, इसके अंदर इसके 150 प्लस इंडिया के स्टोर है। और अब ये धीरे धीरे इन पूरे पेन इंडिया में एक्सपेंड कर रहा है। पहले केवल वेस्ट, अभी सबसे ज्यादा ईस्ट इंडिया के अंदर है, पर अब ये पैन इंडिया के अंदर अच्छा खासा एग्रेसिवली अपना एक्सपेंड कर रहे हैं स्टोर्स को। फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 11% पे है, पी रेशियो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 47, इसका 11 चल रहा है, डेट टू इक्विटी 1.17, दैट थोड़ा सा ज्यादा है। बाकी अगर कंपनी के बाकी अदर फैक्टर की बात करें तो ईस्टर्न इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड की डिमांड होती है, वो फेस्टिवल ड्रिवन डिमांड है। फेस्टिवल वहाँ पे, क्योंकि ईस्टर्न इंडिया के अंदर हर जगह अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं, ईस्ट इंडिया में फेस्टिवल्स थोड़े ज्यादा मनाते हैं, उसको इनकी गोल्ड की डिमांड भी ज्यादा हो जाती है। कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अभी रिसेंटली अपग्रेड हुई है, इसकी केयर A+ तक क्रेडिट रेटिंग हुई है, मतलब इसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग कंपनी की इंप्रूव हुई है, अच्छी बात है। कंपनी की जो SSGS है, SSGS मतलब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जो है कि एक सेम स्टोर से बार बार कस्टमर कितनी बार आता है और सेम स्टोर से लेके चले जाता है स्टोर से ग्रोथ, और सेम स्टोर की ग्रोथ जो हुई है एक तरह से वो 34% से इसकी हुई है, जो बहुत ही इनक्रेडिबल ग्रोथ होती है 34% की सेम स्टोर। बस के अंदर मेजर रिस्क आप ये है कि अभी ये इंडिया के अंदर के मोस्टली वेस्ट बंगाल के अंदर डील करता है, हालांकि इंडिया में एक्सपांड कर रहा है पर मोस्टली अभी वेस्ट बंगाल में करता है, तो एक जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन की इसकी रिस्क है। तो ये होगी सेंको गोल्ड। बाकी देखिए, जैसे मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ कि जैसे मैं आपको जो भी कंपनी है, कंपनी के बेसिक फंडामेंटल अदर फैक्टर है, जितने भी रिलेवेंट फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, पर अगर आपको उसके बाद भी लगता है हमको कंपनी के बारे में और कुछ जानना है डिटेल में, फाइनेंशियल या कुछ भी जानना है, तो आपको अच्छी वेबसाइट चला सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप एंजल वन पे जा सकते हो, एंजल वन पे आप जाओगे, मैंने कंपनी चला रखी है सेंको गोल्ड, ये आपको बता देगा कि स्मॉल कैप कंपनी है, 389 इसकी प्राइस चल रही है, ये शेयर का चार्ट इसका चल रहा है, और उसके बाद ये एक दिन का शेयर का चार्ट था, कंपनी के फंडामेंटल वगैरह क्या चल रहे हैं रिमेनिंग वाले, कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आपको देखने, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आपको देखना है, तो ये सब आपको दिख जाएगा। जैसे पहले प्रमोटर के पास 64.33% की होल्डिंग थी, अभी 64.48% हो गई, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है, इसका मतलब प्रमोटर को इस कंपनी पे ज्यादा ट्रस्ट है। एफआईआई की बात करोगे, अब 7.18% थी, एफआईआई ने भी इसकी होल्डिंग इंक्रीज करके 0.61% करी, एफआईआई को भी इस कंपनी पे ज्यादा ट्रस्ट है। डीआईआई की 0.55% थी पहले, 12.55, ये 0.62% हो गई, एफआईआई ने भी इंक्रीज करी होल्डिंग, मतलब डीआईआई ने भी, तो सबने इस पे होल्डिंग इंक्रीज ही करी है। तो ये इनको सबको ट्रस्ट है, प्रमोटर, एफआईआई, डीआई, ये एक अच्छा फैक्टर होता है। ये सारी चीजें आप बाकी कंसिडर कर सकते हैं एंजल वंस। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं, दैट इज पीएन गाडगिल ज्वेलर्स, जो महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं वो जानते होंगे, पीएन गाडगिल का अच्छा खासा ओल्ड फ्लैगशिप इसने ली हुई है अपनी। जैसे अगर आप लास्ट एक बात करोगे 4 मई से 22 मई तक इसका 28% शेयर क्रैश हुआ है। स्मॉल स्मॉल कंपनी है, पर ये 194 ईयर की लीगल सी है इसके महाराष्ट्र के अंदर, ये सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइज प्लेयर है महाराष्ट्र के अंदर, पीएन गाडगिल। अब ये एग्रेसिवली धीरे धीरे इंडिया वाइड भी एक्सपेंड कर रहा है, पहले ये महाराष्ट्र में चलता था, इवन इसने इंटरनेशनली यूएस के अंदर भी अपनी ज्वेलरी शॉप्स खोल ली है, तो यूएस के अंदर उतर चुका है और इंडिया के अंदर भी एग्रेसिवली अब धीरे धीरे अपना मतलब एंट्री ले रहा है अलग अलग स्टोर्स के, अलग अलग सिटीज के अंदर। फंडामेंटल कंपनी के ग्रोइंग चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का चल रहा है, पी रेशियो अंडर वैल्यूड इंडस्ट्री का 47, इसका 17 चलता है, डेट इक्विटी 0.89 सेम। अब अगर आप इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट देखोगे तो क्वार्टर फोर का रेवेन्यू 124% से ग्रो हुआ, दैट इज एक्सेप्शनल ग्रोथ की 124%, डबल से भी ज्यादा इसका क्वार्टर फोर रेवेन्यू हुआ है पिछले कंपैरिजन में। पर जो क्वार्टर फोर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो -47% हुआ है, माइनस मतलब -47% ग्रोथ, मतलब प्रॉफिट तो में थी, कंपनी लॉस में नहीं थी, पर प्रॉफिट की जो ग्रोथ हुई है वो नेगेटिव में हुई है, पिछले बार के कंपेरिजन में कम प्रॉफिट हुआ है। ये क्यों क्वार्टर की प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, पर मैं ईयरली प्रॉफिट देखो पूरे साल भर का, तो पूरे साल भर की जो ग्रोथ हुई है वो 40% से ग्रोथ हुई है। पर ये लास्ट क्वार्टर में इसने ग्रोथ इतनी अच्छी क्यों नहीं करी, रीजन बिहाइंड इट, इसकी सेल तो अच्छी खासी हुई है, अपन को पता पड़ रहा है, पर लोगों ने क्या करा, लो मार्जिन गुड्स पे उतर गए। अब लोग ज्वेलरी वगैरह लेने की जगह अब गोल्ड बार लेने लग गए। अब गोल्ड बार लेने से क्या होता है, इस पे जो मेकिंग चार्जेस होते हैं वो मेकिंग चार्जेस नहीं लगते, तो कंपनी मेकिंग चार्जेस नहीं कमा पाई, ये हो गया। बाकी कंपनी की अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क एक ही सेम की सेम, जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन की, भाई कंपनी अभी जनरली महाराष्ट्र में डील करती है मैक्सिमम, तो जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन वाले रिस्क है कि एक ही जगह डील करती है। बाकी कंपनी एग्रेसिवली फिर भी इंडिया के बाहर और इंटरनेशनली भी उतर रही है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी की अपन बात करते हैं, दैट इज चंगामाइल ज्वेलरी। अब ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी, जिसमें 5 साल के अंदर रिसेंटली 872% का अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न इसने दिया हुआ है। ये कंपनी भी, पर एक इसका मेजर इशू, मतलब एक में ये जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन इसका मेन इशू है कि ये कंपनी केवल तमिलनाडु के अंदर इसके स्टोर्स हैं। तो अब ये रीजनल ज्वेलरी रिटेल स्टोर है एक तरीके से, आप देख सकते हो, जो मेनली ट्रेडिशनल ज्वेलरी के अंदर काम करती है। कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहा है, ऐसा अगर आप देखोगे तो कंपनी के फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं, इसका क्वार्टर फोर का रेवेन्यू 105% से इंक्रीज हुआ है, क्वार्टर फोर का इसका प्रॉफिट 353% से इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी के
फंडामेंटल एसेट्स बहुत अच्छे खासे इंक्रीज हुए हुए। रिटर्न ऑन इक्विटी 24%, पी रेशियो आप देखोगे 33 वर्सेस 49, अंडर वैल्यूड चल रही है। डेट टू इक्विटी 0.64, डेट भी इसका सबसे कम चल रहा है। तो कंपनी के फंडामेंटल वगैरह सबको अच्छे चल रहे हैं। रेवेन्यू भी इसका अच्छा चल रहा है, साउथ इंडिया के अंदर मेनली डील करती है। 66 स्टोर्स इसके शोरूम अभी है, पहले पिछले साल 60 हुआ करते थे, 60। तो कंपनी के फंडामेंटल वगैरह सब कुछ सही है, बट मेजर रिस्क अगेन रिस्क क्या है, जियोग्राफिकल कंसिडरेशन, केवल ये तमिलनाडु के अंदर डील करती है। तो अब ये थे अपने सारे के सारे टॉप 5 कंपनीज जो ज्वेलरी सेक्टर के अंदर डील करती हैं। आपका क्या ओपिनियन है ज्वेलरी सेक्टर को लेके, या फिर आपका कोई भी स्पेसिफिक शेयर को लेके कि आपको कौन सा शेयर अच्छा लगता है, मुझे याद रखे कमेंट में बताइएगा, कि ताकि लोगों को, मुझे भी पता पड़े कि आपको ये शेयर अच्छा लगता है, तो मैं एनालाइज, मुझे पता पड़े कि लोगों की क्या सोच है, मुझे ये समझ में आया चीज है, और बाकी लोगों को भी पता पड़े कि ये वाला स्टॉक आपको अच्छा लगता है। और आपको किसी भी स्टॉक के बारे में कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। एक्सेप्ट बाय सेल एडवाइस वो मैं नहीं देता हूँ। बाकी आपको आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आपने लाइक कर दियोगे, चैनल सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन प्रेस कर देंगे। ठीक है। एंड देन वन मोर थिंग, वैसे तो देखो कहीं पे बाय सेल एडवाइस नहीं है, पर अगर आपको कहीं पे भी लगे कि कोई स्टॉक आपको खरीदना है पर आप लमसम पैसा डालने से डर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप एसआईपी भी कर सकते हो। अगर इस शेयर्स वगैरह के अंदर एसआईपी का फीचर भी आता है, लाइक वन ऑफ द ट्रस्टेड ब्रोकर एंजल वन। एंजल वन आपको एसआईपी का फीचर भी प्रोवाइड कराता है कि आप एंजल वन में जाओ, किसी भी स्टॉक में एसआईपी ऑन कर दो, ताकि धीरे धीरे पैसा कटेगा, आपकी प्राइस एवरेज आउट होती रहेगी। चलिए मिलते हैं अपन अगली वीडियो के अंदर।